नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कारक, और कारकों के काफी जो भेद हैं, यानी कि कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम संप्रदान कारक पर भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, ये हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी के भेदों को पढ़ेंगे और साथ ही एग्जाम्पल से इन्हें समझेंगे। तो जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि हिंदी व्याकरण है, तो आपको बिल्कुल भी रट कर काम नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है हर चीज को, उसके बाद लिखना, उसके बाद रिवाइज करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको चीजें क्लियर हो पाती हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में, जो हमारा लास्ट सेशन था, वहां तक हमने अभी तक कर्ता कारक और कर्म कारक और आपका यहाँ पर करण कारक और साथ ही करण कारक को जब हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि करण कारक वो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो करण कारक में हमने यहाँ पर मेन चीज क्या पढ़ी, करण कारक में हमने मेन चीज पढ़ी कि यहाँ पर कारण, रीजन, मतलब एक साधन या माध्यम, किसी भी कार्य को करने का कारण, साधन या माध्यम से जिससे कर्ता जो है क्रिया कर रहा हो, उसके बारे में बताया जाता है, उसे ही करण कारक कहते हैं। तो जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे थे कि कमल पेन से लिख रहा है, हम चम्मच से खीर खा रहे हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, अध्यापिका चौक से लिख रही है। और साथ ही हमने यहाँ पर एक और चीज आपको बताई थी करण कारक में, कि करण कारक की जो विभक्ति है, करण कारक में जो विभक्ति है के साथ और के द्वारा परसर्ग या विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि से के द्वारा। इसमें दो विभक्तियां हमारी और है, के साथ या के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरह से मोहन ने चटनी के साथ समोसा खाया, मोहन ने चटनी के साथ समोसा खाया। तो हमने कहा कि कर्ता के कार्य को करने का साधन, यानी कि मोहन समोसे खा रहा है, लेकिन किसके साथ खा रहा है, चटनी के साथ खा रहा है। चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं, तो फल काटना, कोई भी जो करता है वो फल को कैसे काटेगा, वो चाकू के माध्यम से काटेगा। तो चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये आपका करण कारक क्लियर कर लिया था। और इसमें हमने आपको बताया था कि जब आप प्रश्न करते हैं, ये आप कैसे इसको समझ पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे प्रश्न से। यहाँ पर आप प्रश्न लगाएंगे किससे, ठीक है, आप प्रश्न लगाएंगे किससे या किस चीज से। कैसे पहचान है इसकी, कि जब आप प्रश्न करेंगे किससे या किस चीज से, तब आप इसका जो उत्तर आपको मिलेगा उससे आप क्लियर बता पाएंगे कि यहाँ पर करण कारक चिन्ह है। जैसे हमने कहा कमल पत्र लिख रहा है, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, कमल पेन से लिख रहा है, ठीक है। हम पेन से लिख रहा है या कमल पेन से पत्र लिख रहा है, तो हम बिल्कुल इसमें प्रश्न करेंगे। यहाँ पर कमल किससे लिख रहा है, कमल किससे लिख रहा है। तो किससे जब आपने प्रश्न किया तो उत्तर आपका तुरंत ही आ जाएगा पेन से। बच्चे किससे खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से। हम किससे खीर खा रहे हैं, हम चम्मच से खीर खा रहे हैं।
तो यहाँ पर साधन आपको पता चल जाता है जब आप प्रश्न करते हैं किससे लगाकर। जब आप प्रश्न करते हैं किससे लगाकर तो आपको साधन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करण कारक यानी कि साधन यानी कि माध्यम जो है कर्ता के द्वारा कार्य को करने का, उसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं और चौथे भाग की तरफ जाते हैं। चौथा भाग है हमारा संप्रदान कारक। नंबर 4 है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? कौन सा चिन्ह बताया था हमने संप्रदान कारक के लिए? संप्रदान कारक की विभक्ति है को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। तो जब हमने समास पढ़े थे तो हमने संप्रदान तत्पुरुष, है ना, जैसे हमने कहा देश भक्ति शब्द में समास बताइए। देशभक्ति शब्द में समास बताइए। कौन सा समास है देशभक्ति शब्द में? तो सारे समासों को आप याद करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या करना है आपने। सबसे पहले आपने समास विग्रह करना है। किसी भी समास का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्ति। अब आपने देखा देश के लिए भक्ति, तो अब आपने देखा कि ये जो हमारा देशभक्ति शब्द है इसमें परसर्गों का लोप हो रहा है। परसर्गों का लोप हो रहा है तो आपका तत्पुरुष समास है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि परसर्गों का लोप जहां पर होता है उसमें क्या होता है? उसमें तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब कौन से परसर्ग का लोप हो रहा है? कौन से परसर्ग का लोप हो रहा है? तो इसके लिए आपको परसर्गों के विभक्ति चिन्ह याद करने होंगे। तो जो संप्रदान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तो है ही है, लेकिन तत्पुरुष समास का भेद है संप्रदान तत्पुरुष। तो कोई भी समास अगर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप उसका समास विग्रह करेंगे, उसके बाद ही आप उसका समास बता पाएंगे। और तब आप बता पाएंगे जब आपको समास की विशेषताएं याद होंगी कि कौन से समास की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये संप्रदान जो कारक चिन्ह है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा है, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ये, तो उसको हम आगे फिर यूज करेंगे। आगे भी हम इसको देखेंगे। संप्रदान कारक, ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्लियर हो गया कि आपका को या के लिए। अब इसको देखिए, जिसे कुछ दिया जाए, जिससे कुछ लिया जाए, जिसके या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे हमने कहा देश के लिए भक्ति, तो देश को हम क्या दे रहे हैं? अपनी भक्ति दे रहे हैं, देश को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, देशभक्ति। तो जिसके लिए कुछ किया जाए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक की विभक्ति कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति कहते हैं। तो देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं। जिसे
कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम, वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। और इसके लिए परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हमने लिखा हुआ है। इसके लिए कौन कौन से परसर्ग या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ कार्य किया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल पिताजी के लिए फल लाया। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। दादी ने अंजलि को मिठाई दी। दादी ने अंजलि को मिठाई दी। तो अब आप यहां पर देखेंगे, हमने कहा कि जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, वो संप्रदान कारक होता है। तो जैसे हमने कहा विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल पिताजी के लिए फल लाया। तो जो विमल ने कार्य किया वो किसके लिए किया? पिताजी के लिए। फल लाने का जो कार्य किया वो किसके लिए किया? पिताजी के लिए। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। तो पिताजी ने जो कार्य किया पुस्तक लाने का, वो किसके लिए किया? आयुष के लिए किया। इसी तरह से दादी ने अंजलि को मिठाई दी। तो दादी ने क्या किया? दादी ने अंजलि को मिठाई दी। तो जहां पर जिसे किसी को अगर कुछ दिया जाए या किसी के लिए अगर कुछ कार्य किया जाए, ठीक है, ये दो मेन चीज है कि अगर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को? 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी पहचान आप करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। किसके लिए? प्रश्न चिन्ह लगाएंगे किसके लिए? फल लाया। विमल किसके लिए
फल लाया। तो किसके लिए लाया? फल। पिताजी के लिए। ठीक है। इसी तरह पिताजी पुस्तक लाए। तो पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए? पिताजी किसके लिए पुस्तक लाए? आयुष के लिए। ठीक है। और इसी तरह से दादी ने किसको मिठाई दी? दादी ने किसको मिठाई दी? तो दादी ने अंजलि को मिठाई दी। ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? ये संप्रदान यानी कि अगर जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं या जिसको किसी को कुछ देते हैं तो वो जो चिन्ह होते हैं वो संप्रदान कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लियर आपको कर दी। अब यहाँ पर कुछ विशेष है। अब कुछ विशेष है संप्रदान कारक में। अब ये विशेष क्या है इसको देख लीजिए। विशेष बात जो हम लगभग हर अपने कारक में पढ़ रहे हैं, एक न एक विशेष बात। तो ये विशेष बातें भी इसको आपको याद रखने के लिए आप इसको याद रखने में हेल्प करवाती हैं अगर आप इनको इन विशेष बातों को याद रख लेते हैं। देखिए, जो को विभक्ति चिन्ह होता है वो कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। अभी अभी आपने देखा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो को, देखिए को विभक्ति, पहले लिख लेती हूँ फिर आपको क्लियर करवाऊंगी। को विभक्ति चिन्ह, जो को विभक्ति चिन्ह होता है उसका प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। दोनों कारकों में होता है। देखिए, यहाँ पर जो संप्रदान कारक है उसमें उपकार, देखिए जो आपका कर्म वाला है उसमें तो काम दिखाई देता है, ठीक है, कि काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो संप्रदान कारक है उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको उपकार किया जा रहा है, आप पर उपकार किया जा रहा है, ठीक है। संप्रदान कारक में जो कर्म कारक है, कर्म कारक में तो डायरेक्टली यह है कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन संप्रदान कारक में बताया जाता है कि उपकार किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ। राकेश ने रोहन को बुलाया। राकेश ने रोहन को बुलाया। तो राकेश ने जब रोहन को बुलाया तो ये क्या है? आपका कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। और उसी समय राकेश ने रोहन को मिठाई दी। राकेश ने रोहन को मिठाई दी, अर्थात यहाँ पर संप्रदान कारक है। क्यों है संप्रदान कारक? चलिए फटाफट बताइए क्यों है संप्रदान कारक। काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारी क्लास इंटरेस्टिंग हो पाएगी और तभी आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
तो अभी अभी हमने यहाँ पर कहा कि राकेश ने रोहन को बुलाया, कर्म कारक है। और दूसरा, राकेश ने रोहन को मिठाई दी, राकेश ने रोहन को मिठाई दी। चलिए फटाफट फटाफट उत्तर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि राकेश ने रोहन को मिठाई दी। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्यों है, यहाँ पर संप्रदान कारक क्यों है? देखिए शुरुआत में ही लिखवाया है, संप्रदान कारक है क्योंकि यहाँ पर देने का भाव है। क्या है? देने का भाव है, इसीलिए ये संप्रदान कारक है। ये चीज यहाँ पर विशेष है आपके संप्रदान कारक में, क्योंकि कर्म कारक में भी आपका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, और संप्रदान कारक में भी जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो को है, और के लिए भी है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो कर्म कारक का है वो तो डायरेक्टली कर्म को दिखा रहा है, लेकिन जहाँ पर देने या काम करने के लिए किसी को कुछ देने का भाव जहाँ पर आए उसको आप संप्रदान कारक लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपने नहीं अपने दिमाग में बिठानी है। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कौन सा को आप किस सिचुएशन में यूज करेंगे, किस सिचुएशन में उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने चार अपने पॉइंट्स यहाँ पर, चार पार्ट जो है कारकों के वो क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहले हमने कर्म कारक, सॉरी कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक, उसके बाद करण कारक, उसके बाद संप्रदान कारक। चार कारक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक, पांचवें टॉपिक की तरफ। नंबर 5 है हमारा अपादान कारक, अपादान कारक। और देखिए ये सारी चीजें जो थोड़ा बहुत हमने पहले भी क्लियर कर दी है जब आपको पार्ट्स हम यहाँ पर बता रहे थे, तो अभी हम डिटेलिंग में इनको पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप समझिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। और अब हम अपादान कारक को पढ़ते हैं। तो अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का जो परसर्ग है वो क्या है? से। वो क्या है? से। अपादान कारक का आपका परसर्ग है से। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारा कर्म कारक है, जो हमारा करण कारक है, उसमें भी हमारा जो परसर्ग है या जो विभक्ति है वो से है। ठीक है, उसमें भी परसर्ग या विभक्ति क्या है? से है। कैसे? अभी अभी हमने यहाँ पर क्लियर किया है, देख सकते हैं आप, विभक्ति क्या है? से है। और बिल्कुल आपका जो अपादान कारक है उसकी विभक्ति भी से है। तो कैसे अब इन दोनों को समझेंगे, कैसे इन दोनों को क्लियर करेंगे? तो करण कारक तो आप लोगों को पता है कि साधन, माध्यम या कारण। ठीक है, काम को करने का साधन या माध्यम जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसका माध्यम यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका से है। लेकिन जो हमारा अगला यहाँ पर से है अपादान कारक वाला, इसको हम कैसे समझेंगे? तो अब इसको ध्यान पूर्वक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, पृथकता क्या होता है? अलग होना, दूरी, तुलना। पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध हो, आदि का बोध होता है, उसे
अपादान कारक कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अब यहाँ पर अब आपको क्लियर किया जाएगा कि जो आपका करण कारक का जो से है और अपादान कारक का जो से है वो किस प्रकार से भिन्न है। करण कारक में आपको पता चल गया कि वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है आपका किसी भी चीज, किसी भी काम को करने के साधन को। ठीक है, लेकिन जो आपका अपादान कारक है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है पृथकता को, दूरी को या किसी चीज से तुलना को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आप इसके एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे कि कहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बता दिया कि जो अपादान कारक है वो क्या कर रहा है, पृथक्करण को, दूरी को या तुलना को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो से है और आप इसमें अगर आपको पहचानना है, आपको पहचान करनी है तो आप शब्द लगाएंगे कहाँ से। आप शब्द प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कहाँ से, और आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका अपादान कारक चिन्ह होगा, वो आपका अपादान कारक होगा। तो देखिए, पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं। पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चा कहाँ से गिर पड़ा। बच्चा कहाँ से गिर पड़ा, तो बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, पेड़ से और साइकिल से, ये आपका उत्तर जब आ जाता है तो आपका अपादान कारक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए, हमने कहा कि जो आपका करण कारक है उसकी विभक्ति भी को है और जो आपका ये अपादान कारक है इसकी विभक्ति भी को है। लेकिन अब आपने देख लिया, अब आपने जान लिया कि जो अपादान, जो आपका करण कारक का से विभक्ति चिन्ह है वो सीधे सीधे साधन को दिखाता है, सीधे सीधे माध्यम को दिखाता है, और जो आपका अपादान कारक का है वो पृथकता को दर्शाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। तो ये क्या है, साधन को दिखा रहा है। ठीक है, और साधन को दिखा रहा है यानी कि करण कारक है। ठीक है, साधन को दिखा रहा है यानी कि करण कारक है। अब वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा। तो ये अलग होने का भाव, वह छत से गिर पड़ा, अलग होने का भाव और क्या है,
अपादान कारक। क्लियर? मैं कलम से लिखता हूं, साधन दिखाया जा रहा है कि मैं कलम से लिखता हूं, वह छत से गिर पड़ा, अलग होने का भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने अभी तक यहाँ पर आपका जो करण कारक है और जो अपादान कारक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वहां तक हमने अपने कारक चिन्हों को पढ़ लिया है। जो बाकी के कारक चिन्ह हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है या इससे पहले भी आपने कारकों में जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, एक बार जरूर पढ़ें और तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप उसको कहीं पर भी यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।